हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं सिविक्स के फेडरलिज्म चैप्टर के बारे में। ठीक है, आइए देखिएगा। फेडरलिज्म ये चैप्टर नंबर 2 है सिविक्स का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। फेडरलिज्म इट हैज़ 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं बच्चों, एक सेंट्रल लेवल पे होते हैं और दूसरा रीजनल यानी स्टेट लेवल पे होते हैं। यानी 2 लेवल पे सरकारें होती हैं फेडरल गवर्नमेंट में। फीचर्स क्या क्या है बच्चों, देखिएगा। ईच रीजन हैज़ अ सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सभी रीजन का अपना एक सेपरेट सिस्टम होता है। क्या होता है? सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। दूसरा, ईच हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सभी का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। किस चीज़ के मामले में बच्चों? लेजिस्लेशन के मामले में, टैक्सेशन के मामले में और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, यानी प्रशासन के मामले में। Courts have power to interpret the Constitution and to resolve disputes. कोर्ट को इतना पावर दिया जाता है, कोर्ट को इतना पावर दिया जाता है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रिसॉल्व डिस्प्यूट्स। मतलब कोर्ट्स के पास पावर ये है कि आप मतभेदों को मिटा सकते हैं। जो कुछ भी आपको क्या बोलते हैं दिक्कतें आएंगी, उससे आप मिटा सकते हैं। No fundamental provision of the Constitution can be changed at any level arbitrarily। मतलब कोई भी फंडामेंटल में अगर फंडामेंटल बदलाव अगर करना है आपको, तो आप संविधान में कोई भी फंडामेंटल बदलाव नहीं कर सकते हैं किसी भी समय आर्बिट्ररली। का मतलब, इसका मतलब होता है बच्चों मनमाने ढंग से। मतलब जो मन में आएगा वैसा आप चेंज नहीं कर सकते बच्चों। आगे देखिएगा, एक और फीचर इसका है कि फेडरल सिस्टम का 2 ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव, क्या क्या एम है, क्या क्या अच्छी बात है, क्या क्या देखते हैं। टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सरकार की एकता को बढ़ाना और उसको बचाना, ये फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब रीजनल लेवल पे अगर कहा जाए लोकल लेवल पे, तो ये समझौता करवाता है। मतलब डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? भिन्नता, यानी विभिन्नता। अलग अलग लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उन सभी के बीच में ये समझौता करवाता है। उसके बाद हम चलते हैं 2 तरह के फेडरेशंस के बारे में। एक है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। बच्चों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसी में रहता है। देखिएगा आराम से, जो लिखा है मैंने आप वही जाकर एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टू फॉर्म अ बिगर यूनियन। कमिंग टुगेदर में क्या है बच्चों कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक यूनियन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? यूनियन बनाते हैं। जबकि होल्डिंग टुगेदर क्या करता है? ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि एक बड़ा देश जो होता है पावर को 2 भाग में बांटता है, एक स्टेट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में बांटता है। दूसरा, द स्टेट एंड द सेंट्रल हैव इक्वल पावर। स्टेट और सेंट्रल के पास क्या है? इक्वल पावर है। इसमें क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ज़्यादा होता है रीजनल से। मतलब सेंट्रल वाले पावरफुल होते हैं रीजनल से। एग्जाम्पल क्या क्या बच्चों? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। सर एग्जाम्पल क्यों जरूरी है? तो एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि एग्जाम्पल जो है वही पूछ देता है एमसीक्यू में कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल्डिंग टुगेदर कंट्री। ऑप्शन देगा आपका इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इंडिया टिक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको इसके याद करने ही पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं एक टॉपिक डिवीजन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन। तो आपको इंडिया इज अ फेडरल कंट्री में पहला पॉइंट आपको ये लिखना है और बाकी जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के वो आप लिख सकते हैं, वो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट 1 डिवीजन ऑफ पावर्स में। पहला है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स को साइड में मैंने रखा है क्योंकि ये अलग से बच्चों। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो नेशनल इंपॉर्टेंस की बात होती है, मतलब देश की बात होती है, तभी वो सारी बातें किस में आएगी? यूनियन लिस्ट में आएगी। ठीक है। सब्जेक्ट्स, कंटेंट्स यहाँ पे इंक्लूड्स कर सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल बातें इसमें होती है और डेली जो चीज़ हो रही होती है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये आता है स्टेट लिस्ट में। तीसरा, इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है
कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला करके सब्जेक्ट को लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें यूनियन और स्टेट दोनों के हितों की बात आएगी, दोनों के मेरिट्स की बात आएगी, दोनों के इंटरेस्ट की बात आएगी। तीसरा आइए देखते हैं फिर से। यूनियन गवर्नमेंट अलोन मेक लॉ, इसमें यूनियन गवर्नमेंट नियम बनाते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाते हैं और इसमें दोनों गवर्नमेंट नियम बनाते हैं, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाते हैं। इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि सब्जेक्ट्स किसे कहते हैं सर? तो सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे बच्चों पढ़ाई वाले सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये किन किन बातों पर फैसला ले सकता है। तो यूनियन लिस्ट जो है 97 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ये फैसला ले सकता है। स्टेट वाले 66 ऐसा टॉपिक है जिस पे ये फैसला ले सकते हैं। कंकरेंट वाले 47 टॉपिक्स पे ले सकते हैं। कुछ टॉपिक्स के मैंने नाम लिखे जैसे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन पॉलिसी, ये सब आएंगे यूनियन लिस्ट में। पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, ETC, ये सब आपके आएंगे किस चीज़ में? स्टेट लिस्ट में। कंकरेंट में क्या क्या आएंगे ये आपसे पूछेगा बच्चों। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, वर्कर यूनियन, जितने भी यूनियंस होंगे सब इसी में आएंगे बच्चों। मैरिज, अडॉप्शन और डाइवोर्स, ये तीनों के तीनों इसी में आएंगे, कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मैरिज कम्स अंडर विच लिस्ट? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी पावर्स। तो आपको लिखना पड़ेगा कंकरेंट लिस्ट। यहाँ से आपका 1 नंबर का पूछता है बच्चों MCQ में, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव में। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या है? तो ये यूनियन गवर्नमेंट इस पर रूल करता है बच्चों। ये संविधान बनने के बाद ये आया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये सब बातें हुई है रेसिड्यूरी पावर्स की। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसमें अब AI भी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, IT हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स रेसिड्यूरी वाले में आएंगे। आइए बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसमें एक ही लेवल की गवर्नमेंट रहती है और अगर कोई सब यूनिट रहेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कोई अगर सब यूनिट रहेगा उसे सब ऑर्डिनेट होना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब उसे सेंट्रल के अधीन ही रहना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा कहीं कहीं होता है कि सर ये तो यूनियन नहीं, यहाँ तो 2 सरकार है सर, लेकिन उसे सब ऑर्डिनेट यानी उसके अंदर काम करना होगा। दूसरा देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट जो होता है सेंट्रल के कंट्रोल में नहीं होता है। कहने का मतलब उसे गुलाम बना के नहीं रखा जाता है बच्चों। हमारे भारत में फेडरल सरकार है, तो हमारे यहाँ CM को यानी बिहार सरकार को या किसी भी झारखंड सरकार को या UP सरकार को गुलाम बना के नहीं रखा जाता है। उन लोगों पे उन लोगों को डिसीजन दी जाती है कि आप लोगों को ये बात माननी पड़ेगी, तो वो नॉर्मली ही मानते हैं। आगे देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू स्टेट विच दे हैव टू एक्सेप्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो ऑर्डर देता है और स्टेट वालों को मानना ही पड़ेगा। इसमें आएगा इंडिया और USA। क्या आएगा? इंडिया और USA फेडरल गवर्नमेंट में। इसमें क्या आएगा? पाकिस्तान आएगा, श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश आएगा। सब हमारे पड़ोसी हैं। क्या है? पड़ोसी हैं। ये सब के सब यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं और एक में आएंगे फेडरल गवर्नमेंट में। अब हम अगला स्लाइड लेकर के आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आइए बच्चों हम देखते हैं एक नए टॉपिक के साथ, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। फेडरलिज्म को भारत में कैसे प्रैक्टिस किया गया था उसके बारे में। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा सेंटर स्टेट रिलेशन और तीसरा है आपका लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पे। लिंग्विस्टिक स्टेट पे क्या हुआ था देखिएगा बच्चों। लिंग्विस्टिक स्टेट पे इट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो ये पहला और मुख्य कदम था कि किस प्रकार से देश को बांटा जाए। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म हुआ था 1954 में और इसे बनाया गया था देश के आज़ाद हो जब 1947 से लेकर के और 1990 के आसपास बहुत सारे देश बनते रहे, बहुत सारे राज्य इंडिपेंडेंट अपने आप में बनते रहे और टूटते रहे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1954 में और इसके ध्यान में ही अब सारे राज्य बन रहे थे। कुछ स्टेट्स के पास लैंग्वेज के आधार पे अपना अलग बना दिया गया राज्य। कुछ स्टेट ऐसे थे जिन्हें भाषा के आधार पर बनाया गया था। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्हें कल्चर के आधार पे और ज्योग्राफी के आधार पे, इथनिक कंपोजिशन के आधार पे बना दिया गया था। जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड भी आप कह सकते हैं। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, याद रखिए, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। इट यूनाइटेड द कंट्री एंड ब्राउट पीपल क्लोजर। इस ऐसे बांटने से क्या हुआ कि देश और मजबूत हुआ
और लोग और आपस में करीब आए थे। दूसरा देखिएगा, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन सुनिएगा ध्यान से। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में इन द पास्ट, अगर पास्ट में जाकर के देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया था, पावर का मिस यूज किया था। मतलब जहां जिस राज्य में इनकी सरकारें नहीं थी वहां पे इसने फूट डलवाना शुरू कर दिया था और इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट पर रोक लगा दिया गया था कि आप अपनी सरकार नहीं चला सकते। क्यों सर? क्योंकि सेंट्रल में कोई और सरकार थी और स्टेट में कोई और सरकार थी। अलग अलग सरकार होने की वजह से ऐसा हुआ था। ड्यूरिंग 1990 तक क्या हुआ था, कॉलिशन गवर्नमेंट जो था वो बना, बहुत सारा बना, मतलब कॉलिशन गवर्नमेंट बहुत बना था बच्चों, क्योंकि एक तरह की सरकार नहीं बन पा रही थी। पहला पॉइंट हम फिर से देखते हैं, पास्ट में क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया था। क्या किया था बच्चों? मिसयूज किया था इस तरह से कि जहां पे जिस स्टेट में ना सेंट्रल की सरकार नहीं थी वहां पे इन्होंने क्या किया, दूसरी सरकार को चलने ही नहीं दिया। मतलब सरकार होगी तो हमारी ही होगी। 1990 के बाद कॉलिशन गवर्नमेंट बहुत सारा बना था। तीसरा इंपॉर्टेंट वन, लैंग्वेज पॉलिसी। इंडियन फेडरलिज्म सक्सेस किया क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी था बच्चों। द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। मतलब हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं कहा था। हिंदी जो 40% लोग बोला करते थे और इंडियंस जो 40% इंडियंस बोला करते थे हिंदी, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है बच्चों, ऑफिशियल लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया शेड्यूल लैंग्वेज, 22 भाषाओं को और शामिल किया गया था। उसके बाद इंग्लिश का यूज 1965 तक कहा गया था कि 1965 तक इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज हम बनाएंगे, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटका और कुछ कुछ जगह जो क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया कि नहीं, हम सभी लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो अब क्या बच्चों, ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करते हैं। आपको कोई भी फॉर्म मिलता है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है। सरकारी जगहों पे आपको दोनों जगह का फॉर्म मिलता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस यहीं तक हम रहेंगे। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।